हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिलेटेड टू दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, ये लेक्चर के अंदर हमारा डिस्कशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर आपको मैं बताऊं तो आप लोगों को पेज के ऊपर दिख रहा है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेन कौन कौन सी इवेंट होती है। तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है इन्वॉल्व दी फॉर्मेशन। तो पहले फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फ्यूजन होगा। किसका? तो भाई मेल एंड फीमेल गैमेट्स। लिसन, अब ये जो गैमेट्स है मे बी पॉसिबल है दे आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल। तो सेम इंडिविजुअल के थ्रू अगर वो गैमेट्स बनेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म का नाम होगा बाइसेक्सुअल। और डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ ओपोजिट सेक्स के थ्रू अगर वो गैमेट्स बनते हैं तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? यूनिसेक्सुअल। चलो, तो गैमेट्स पहले फॉर्म हो गए। अब गैमेट्स फ्यूज होकर के बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से आप लोगों को पता है नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ये एक जनरल प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लिसन, अब ये प्रोसेस थोड़ा सा इलाबोरेट का मतलब है लॉन्गर, इट टेक्स मोर टाइम, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, इसलिए वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। तो इलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में चलो प्रोसेस इलाबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है, स्लो है। दूसरा एक डिफरेंस ये है कि भाई पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग दोनों के दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होंगे, बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो भी ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर पेरेंट्स से रिलेटेड थोड़ा सा कोई ना कोई वेरिएशन आपको दिखेगा। अब ये रिप्रोडक्शन बहुत सारे एनिमल्स के अंदर देखा जाता है, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंगस है। अब जैसे ही आपको तीनों नाम मैंने बताया, आपको पता है तीनों की बॉडी का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, या तो उसके अंदर होने वाले फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो सभी की सभी एक दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंट है। बट सरप्राइजिंग पॉइंट ये है कि भाई सभी के अंदर का जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का टेक्निक है वो कहीं ना कहीं सेम है। तो टेक्निक मतलब और कुछ नहीं, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, देन गैमेट का फ्यूजन होगा, देन बनेगा जाइगोट, और वो जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। फिर चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, कोई भी। पर सबसे पहले हमें ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने हैं जो हर एक के अंदर होते हैं, फिर चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो। पर हियर वी हैव टू डिस्कस सर्टेन कॉमन फीचर्स। तो सर्टेन कॉमन फीचर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है जिसका नाम है जुवेनाइल फेज, या तो आप वो फेज को कभी कभार वेजिटेटिव फेज के नाम से भी जान सकते हैं। क्या मतलब है इसका? सुनो, all organism have to reach a certain stage of growth and maturity। कब? तो भाई हर एक ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ या तो मैच्योरिटी के सर्टेन स्टेज तक पहुंचना पड़ता है इन देयर लाइफ। बट कब की बात चल रही है? बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने से पहले सभी को कोई ना कोई स्टेज के पास पहुंचना पड़ता है। अब अगर वो पर्टिकुलर स्टेज मैं बोलूं कि भाई वो पर्टिकुलर स्टेज का नाम मैं दे रहा हूँ जुवेनाइल फेज, तो जुवेनाइल फेज अगर मैंने दिया हुआ है नाम तो वो किस में लिखा जाएगा? एनिमल में। और वेजिटेटिव फेज अगर नाम लिखा है तो उसमें हम लोग लिखेंगे प्लांट। तो पर्टिकुलरली एनिमल के लिए आपको वर्ड यूज़ करना है जुवेनाइल फेज, एंड प्लांट के लिए आपको वर्ड यूज़ करना है वेजिटेटिव फेज। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि भाई हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो जुवेनाइल फेज का ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसा होगा? तो कि भाई सभी के अंदर वो अलग अलग होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको एग्जांपल पता है कि भाई उसको कभी कभार आप प्यूबर्टी, टीनेज पीरियड के नाम से भी जान सकते हो। तो इवन मेल और फीमेल बॉडी के अंदर भी ये टाइम पीरियड अलग अलग है। ओके, अब समझ लो कि भाई ये जुवेनाइल या तो वेजिटेटिव फेज खत्म होने वाला, तो एंड ऑफ दिस फेज
इज कंसिडर एज अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, कि भाई जैसे ही ये जुवेनाइल या तो वेजिटेटिव फेज खत्म होगा, वहां से ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कौन सा फेज चालू हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट के अंदर कैसे चालू होगा वो हमें पता कैसे चलेगा, तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई रिप्रोडक्टिव फेज चालू होगा वो अगर हमें देखना हो विद इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू द फ्लावर, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज हायर प्लांट के अंदर स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, वो आपको कैसा पता चलेगा कि भाई जब उसके अंदर क्या आने चालू हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो पहला फेज हमने डिस्कस किया जुवेनाइल फेज या तो वेजिटेटिव फेज। ओके, फेज नंबर 2, ये भी सभी के अंदर कॉमन कैरेक्टर्स है और वो फेज का नाम है रिप्रोडक्टिव फेज। तो चलो पहले हम लोग ये रिप्रोडक्टिव फेज का डिस्कशन कर लेते हैं विद इन दी प्लांट्स। अब आप लोगों को एक दो क्वेश्चन मैं पूछूं कि भाई हमारे आजू बाजू के एरिया में जितने भी नंबर ऑफ ट्रीज हैं, ये हर एक ट्रीज को अगर आप सालों साल देखोगे तो पर्टिकुलर मंथ में ही उसमें फ्लावर्स आते हैं। अब थोड़े से फ्रूट के नाम अगर आपको मैं दूं कि भाई मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, तो ये जितने भी फ्रूट्स के नाम दिए हैं उसमें से कोई फ्रूट्स सीजनल होता है, कोई फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर हम लोगों को मिलता रहता है। तो ये कंसेप्ट का मतलब क्या हो जाता है कि भाई सम प्लांट हैविंग अ फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, कि भाई थोड़े बहुत प्लांट के अंदर फ्लावर सालों साल मिलते रहेंगे, वेर एज सम नंबर ऑफ फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम, इसलिए वो फ्लावरिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीजनल फ्लावर्स। ओके, अब प्लांट को हमें 3 अलग अलग ग्रुप के अंदर रखना है। सो प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ देयर लाइफ साइकिल, कि भाई प्लांट की लाइफ साइकिल का टाइम पीरियड क्या है उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। ग्रुप नंबर 1 का नाम मैंने लिखा हुआ है एन्युअल प्लांट, नंबर 2 इज द बाइनियल प्लांट एंड नंबर 3 इज द पेरेनियल प्लांट। तो डेफिनेशन मैंने साथ साथ में लिखी हुई कि भाई कोई प्लांट की लाइफ साइकिल अगर 1 साल चलती है तो उसे बोलेंगे एन्युअल प्लांट। अगर कोई प्लांट की लाइफ साइकिल 2 साल चलती है देन इज कंसिडर एज अ बाइनियल प्लांट, एंड कोई प्लांट ऐसा है जिसकी लाइफ साइकिल 2 से भी ज्यादा सालों तक चलती रहती हो, इज कंसिडर एज अ पेरेनियल प्लांट। अब आपको जो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड प्लांट बताया, फर्स्ट एंड सेकंड मतलब तो भाई पहला था एन्युअल और दूसरा था बाइनियल। अब एन्युअल और बाइनियल प्लांट के अंदर अगर आपको क्लियर कट वेरिएशन देखना हो कि भाई वेजिटेटिव फेज कब खत्म हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज कब खत्म हुआ एंड सेनेसेंस फेज। लिसन, ये सेनेसेंस का मतलब है डेथ पीरियड, मतलब लाइफ स्पान उसकी खत्म होने आई है। तो एन्युअल और बाइनियल के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो आपको क्लियर कट सेपरेशन दिखेगा कि वेजिटेटिव कौन सा था, रिप्रोडक्टिव कौन सा था और सेनेसेंस कौन सा था, क्योंकि उनकी लाइफ स्पान का जो टाइम पीरियड है ना वो कम है, या तो 1 साल है या तो 2 साल है। बट अगर आप डिस्कस करो थर्ड प्लांट के अंदर, थर्ड मतलब कौन सा है, पेरेनियल प्लांट, तो पेरेनियल प्लांट के अंदर इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू डिफाइन दिस फेज। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ स्पान ही इतनी ज्यादा है, तो कौन सा फेज कब चालू होगा, कौन सा फेज कब खत्म होगा, वो हम लोग इजीली क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर दिखेगा, ये मैं लाइनिंग कर रहा हूं, अनयूजुअल फ्लावरिंग। तो अनयूजुअल फ्लावरिंग के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1 ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है। बम्बूस नाम के प्लांट देखो आप लोग, प्रोड्यूस फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल। सोचो पूरी लाइफ साइकिल 50 से 100 सालों के बाद ये बम्बूस नाम का जो प्लांट है वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, वो भी थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल खाली एक ही बार। कब करेगा? 50 से 100 सालों के बाद। ओके, बहुत सारे फ्लावर एक दूसरे के साथ जनरेट करके वो प्लांट क्या हो जाता है, मतलब उसकी लाइफ स्पान वहां पे खत्म कर देता है। तो ये अनयूजुअल फ्लावरिंग का एक एग्जाम्पल था। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2,
नाम आपको दिख रहा है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नाम का प्लांट, जिसको कॉमन लैंग्वेज में कभी कभार नीला कुरंजी के नाम से भी जाना जाता है। लिसन, इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो ये पॉइंट आप ध्यान से पढ़ो। प्रोड्यूस फ्लावर इन 12 ईयर्स, मतलब 12 साल में एक बार वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है। लास्ट में उसने फ्लावर कब प्रोड्यूस किए थे, तो सितंबर एंड अक्टूबर 2006। उसके बाद अगर 12 साल का काउंटिंग करो आप, तो 2008 में फिर से उसने फ्लावर सिक्रेट किया था, फ्लावर जनरेट किया था। ओके, थर्ड पॉइंट, तो कि भाई इट्स मास फ्लावरिंग। मास फ्लावरिंग मतलब 12 साल में इतने सारे फ्लावर वो प्रोड्यूस करता है। कहाँ पे? लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज, मतलब पहाड़ों वाला एरियाज, पर्टिकुलरली विद इन द केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु जैसे स्टेट्स के अंदर। एंड इट क्रिएट अ ब्लू स्ट्रेचेस। ब्लू स्ट्रेचेस का मतलब है पूरा का पूरा अपीयरेंस वो हिली एरिया का कैसा हो जाता है, ब्लूइश कलर का, ताकि विच अट्रैक्ट दी लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, कि भाई बहुत सारे टूरिस्ट को वो अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, ये तो बात पर्टिकुलरली चलो खाली प्लांट की हुई। अब मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है कि भाई कोई भी ऐसा चेंजेस है which are identified within the human that indicate that reproductive maturity, कि भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन है कि जो आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को डिस्क्राइब कर सके कि भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ गई है। तो उसके लिए बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई मेल की बात करो तो बियर्ड या तो मूस्चेट का फॉर्मेशन होना, फीमेल की बात करो तो मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना, स्पर्म का फॉर्मेशन होना। तो ये सब ऐसे चेंजेस है जो ह्यूमन के अंदर हमें इंडिकेट करेंगे कि भाई रिप्रोडक्टिवली ये मेल या तो फीमेल कैसा हो गया है, एक्टिव। ओके, ये प्लांट और ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने डिस्कस किया। अब एक सेपरेट डिस्कशन आपको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं विद इन दी एनिमल। लिसन, एनिमल्स के अंदर भी वही होता है कि भाई जुवेनाइल फेज के बाद क्या होता है, उसकी बॉडी में थोड़े से मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे बॉडी में, और ये मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने के बाद दिस पर्टिकुलर एनिमल बिकम अ एक्टिव एंड जैसे ही वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएगा, दे आर एबल टू जनरेट इट्स ऑन ऑफस्प्रिंग विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब सेम टू सेम पॉइंट एनिमल के लिए भी लागू होगा कि भाई रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कि भाई 5 एनिमल्स आप ले लो तो पांचों ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होगा। ओके, उसके लिए एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा है। हाँ, ओके, एग्जांपल्स में बर्ड्स, फ्रॉग एंड लिजार्ड। तो ये बर्ड्स, फ्रॉग और लिजार्ड भी कहीं ना कहीं दे ऑल आर नेचुरली ले का मतलब है पुट दी एग थ्रू आउट द ईयर और सीजनली। ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि भाई बर्ड, फ्रॉग या तो लिजार्ड थ्रू आउट द ईयर एग जनरेट करेंगे या कोई पर्टिकुलर सीजन होती है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है इट इज द सीजनल प्रोसेस, ना कि थ्रू आउट द ईयर। हाँ, ये मैं नेचुरली बोल रहा हूं, इसीलिए मैं नेचुरली यहां पे मार्क कर रहा हूं। पर अगर आप बर्ड की बात करो, अगर उनको पोल्ट्री फार्म में रखा गया है, मतलब कैप्टिविटी में, तो पोल्ट्री फार्म में अगर आप उसको रखोगे, कैप्टिविटी में रखोगे, तो वो तो थ्रू आउट दी एग जनरेट करेंगे ही करेंगे, पर ये रिलेटेड नहीं है रिप्रोडक्शन से, बट दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट विद द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो ये जो थ्रू आउट द ईयर एग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो कमर्शियली रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट नहीं है। अब पर्टिकुलरली मुझे डिस्कशन करना है फीमेल विच आर रिलेटेड विद द प्लासेंटल मैमल, मतलब मैमल्स की ऐसी फीमेल जिसके पास ये प्लासेंटा नाम का स्ट्रक्चर हो। ओके,
तो फीमेल ऑफ प्लासेंटल मैमल पर्टिकुलरली एग्जिबिट द साइक्लिक चेंजेस। साइक्लिक का मतलब है ऐसे राउंड में वो चेंजेस कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं। किसकी एक्टिविटीज में? तो भाई उनकी बॉडी का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ओवरीज के साथ जुड़ी हुई एसेसरी डक्ट एंड उसके साथ जुड़े हुए नंबर ऑफ हार्मोन्स, और वो भी कब? पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ओनली। कि भाई रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर ऐसे फीमेल की बॉडी में ओवरी, एसेसरी डक्ट और उसके साथ जुड़े हुए हार्मोन्स का साइक्लिक चेंजेस होता रहता है। ओके, अब ये चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बोलूं कि भाई इफ अबोव साइक्लिक चेंजेस अकर्स इन फीमेल प्लासेंटल, पर अगर वो फीमेल किससे बिलोंग करती है? नॉन प्राइमेट। तो नॉन प्राइमेट के अंदर होने वाले साइक्लिक चेंजेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ओएस्ट्रस साइकिल। तो ये ओएस्ट्रस साइकिल जो भी नॉन प्राइमेट फीमेल के अंदर होता है, एग्जाम्पल इज द काव, शिप, रैट, डॉग, डियर एंड टाइगर। पर अगर जो भी चेंजेस मैंने आपको बताया कि भाई ओवरी, एसेसरी डक्ट या तो हार्मोन्स से होने वाले साइक्लिक चेंजेस अगर फीमेल प्लासेंटल ऑफ प्राइमेट्स में होते, लिसन वो नॉन प्राइमेट था, ये प्राइमेट्स है, जैसे कि मंकी, एप्स में आप ले सकते हो गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड ह्यूमन। तो वो प्राइमेट में होने वाले साइक्लिक चेंजेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो साइकिल दो टाइप्स की हो गई, एक तो ओएस्ट्रस साइकिल एंड नंबर 2 इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अब स्पेशली मैमल्स की बात निकली ही है, तो मैमल्स बहुत सारे ऐसे होते हैं दोज वो लिविंग इन दी नेचुरल वाइल्ड कंडीशन। नेचुरल वाइल्ड कंडीशन मतलब आर्टिफिशियल दुनिया से पूरे वो लोग दूर रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई उनकी बॉडी के अंदर का जो ये साइकिल है विच आर परफॉर्म और प्रोसीड ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। अब समझ लो कि भाई ये उसका रिप्रोडक्टिव फेज है, पर रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर इतना ही टाइम पीरियड अगर उसका फेवरेबल है तो वो पर्टिकुलर साइक्लिक चेंजेस खाली ये एरो में दिए हुए टाइम पे ही करेगा। सो ऐसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? सीजनल ब्रीडर। क्योंकि थ्रू आउट द रिप्रोडक्शन या तो थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते, खाली कब करते हैं? ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओनली। इसलिए उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है सीजनल ब्रीडर। ऐसे ही दूसरे ब्रीडर आएंगे कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो उसके लिए डायग्राम वैसा ही होगा कि भाई ये चलो उसकी रिप्रोडक्टिव फेज का टाइम पीरियड है, बट उनका जो साइक्लिक चेंजेस है वो थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज चलता रहता है। मीन्स मैनी मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, सो इट इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो इसके अंदर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन का, कि भाई ह्यूमन क्या करता है? थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज वो एक्टिव रहता, इसलिए वो ब्रीडर का नाम है कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो ये दो फेज हमने कंप्लीट किए कि भाई पहला फेज था वेजिटेटिव और जुवेनाइल, फेज नंबर 2 इज द रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड फेज का नाम है सेनिसेंस फेज। लिसन, सेनिसेंस का मतलब आपको समझना है डेथ पीरियड या तो लाइफ स्पान का लास्ट पीरियड। अब समझ लो कि भाई कोई भी पर्सन थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान इफ लिव लॉन्ग इनफ, कि भाई बहुत सारा उसने जुवेनाइल फेज में टाइम पास कर लिया, रिप्रोडक्टिव फेज में टाइम पास कर लिया, इट बिकम अ ओल्ड। एंड वो ओल्ड हुआ है, उसका रिकॉग्नाइजेशन मतलब उसका डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? बाय द हेल्प ऑफ सम चेंजेस अकर्स विद इन द बॉडी, कि भाई उसकी बॉडी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, वो चेंजेस से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई पर्सन के अंदर सेनिसेंस फेज चालू हो गया। सो रिप्रोडक्टिव फेज जैसे ही खत्म होगा, इट कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट स्टार्टिंग ऑफ सेनिसेंस और ओल्ड एज। कि भाई आपको दिख रहा है कि भाई रिप्रोडक्टिव फेज अगर पर्सन का खत्म हो गया तो कौन सा फेज स्टार्ट हो गया होगा? सेनिसेंस फेज, और वी कैन से दैट ओल्ड एज। तो ये सभी के सभी चेंजेस कैसे होते हैं?
कॉन्कोमिटेंट का मतलब है कंटिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कि आपको एक एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है भाई, बॉडी में अगर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस या तो मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर धीरे होने लगा है, स्टॉप होने लगा है, स्लो होने लगा है, तो हमें समझ जाना है कि भाई पर्सन की बॉडी का कौन सा फेज चल रहा है, या तो लाइफ स्पान का कौन सा फेज चल रहा है, लास्ट फेज, या तो उसे बोल सकते हैं सेनेसेंस फेज। एंड जैसे ही ओल्ड एज खत्म होगी देन ओल्ड एज लीड टू दी डेथ, कि भाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। ओके, अब वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट ले लो या तो एनिमल्स ले लो, उनके अंदर डिसाइड कौन करेगा कि भाई रिप्रोडक्टिव फेज कब चालू होगा, कब खत्म होगा, सेनेसेंस का क्या है, जुवेनाइल का क्या है, दिस ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स ओनली। सो हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन, मतलब चेंजेस बिटवीन दिस थ्री फेज, कि भाई पहला फेज कब चालू होगा, खत्म होगा, उसके बाद दूसरा चालू खत्म कब होगा, एंड तीसरा। तो ये पूरे के पूरे कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो हार्मोन परफॉर्म करता है। दूसरी बात, एक हार्मोन्स तो है ही, पर हार्मोन्स कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शंस करता है। तो हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के रेगुलेट करेंगे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, एंड वो प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि भाई ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर फेज के अंदर कौन सा एक्सप्रेशन करेगा, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्या होगी, सेनेसेंस क्या है, उन सभी का कंट्रोल करने का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक तो हार्मोन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ उनका इंटरेक्शंस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।